हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है अपने चैप्टर 4 की शुरुआत की हुई है, पार्ट 1 बुक का, जिसका नाम है मानव विकास। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न है, GNH सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से क्या अभिप्राय है और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी कि जहां पूरा राष्ट्र प्रसन्न होगा, जहां के सभी नागरिक खुश होंगे, सभी के लिए आय के संसाधन सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और गुणात्मक रूप से जो है सभी लोग अच्छे होंगे। भूटान विश्व में एक ऐसा ही अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी कि कौन सा देश ऐसा है जिसने इसे बढ़ावा दिया है? भूटान ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को जो है बढ़ावा दिया है और ये माना है कि अगर देश का प्रत्येक नागरिक खुश रहेगा तो तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भूटानियों ने अपने पर्यावरण तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास में होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखकर इसे अपनाया है। यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है? भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर इको फ्रेंडली, आपको हरा भरा दिखेगा, सारी चीज़ें इको फ्रेंडली मिलेंगी, क्योंकि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उद्योगों का इस्तेमाल करते हैं, उद्योगों को विकसित करते हैं कि जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है उतना ही हम मशीनों को बढ़ावा देंगे। जितना काम हम हाथ से कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम हाथों से करना पसंद करते हैं और वो लोग ऐसा काम करते हैं जिससे उनके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर आप एक बात देखें तो क्या है, अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है, या जिस जगह हम रह रहे हैं वो जगह अच्छी है, तो हम जो है अंदर से प्रसन्न होते हैं। अगर मनुष्य अंदर से प्रसन्न होता है तो वो सभी कार्यों को जो है खुशी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करता है। और जब किसी देश के सभी लोग मेहनत, लगन और खुशी के साथ कार्य करते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है? सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता आ जाती है। अगर नागरिक खुश हैं तो देश जो है अपने आप ही तरक्की करने लगता है। साधारण अर्थों में क्या है, प्रसन्नता की कीमत पर जो है भौतिक प्रगति नहीं की जाती। यानी कि अपने देश की तरक्की किस पर कर रहा है भूटान? लोगों की खुशी के आधार पर। और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? आध्यात्मिकता है, भौतिकता है और गुणात्मकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ लोगों में आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती, क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ लोग जो है अपने सामने दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने की, शिक्षा प्राप्ति करने की और योग्य होने में जो है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो है सभी साधनों को प्राप्त करने में उन्हें दिक्कतें आती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि लोगों को अपनी आधारभूत विकल्पों यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है चीज़ों की, वो तय करने की उनमें क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। अब कौन कौन से कारक इसमें जिम्मेदार हैं? एक तो गरीबी है, सामाजिक भेदभाव है, शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता का अभाव है और संस्थाओं की अक्षमता है कि जो संस्थाएं ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। सार्थक जीवन की विशेषताएं क्या हैं? सार्थक जीवन का अर्थ है लंबे जीवन से नहीं, इसका उद्देश्य क्या? एक उद्देश्य भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम आयु तो 100 वर्ष की जी रहे हैं और उस 100 वर्ष की आयु में अभी तक हमने ना तो कोई उद्देश्य निर्धारित किया था अपना और ना ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो ऐसा जीवन जीने की जो है कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, दूसरा लोग अपनी बुद्धि के आधार पर, सोचने समझने की क्षमता के आधार पर जो है अपना विकास करें और अपने सभी कार्य करें। लोग जो हैं समाज के में प्रतिभागी रहें कि जहां अगर
किसी भी संस्था के लिए या किसी भी लोगों के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने में सभी लोग भाग लें। लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र हों कि जिस चीज़ को वो चाहते हैं, जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को वो आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा, सतत पोषणीयता का क्या अर्थ है? इसके लिए किन किन साधनों का उपयोग आवश्यक है? हम पहले भी कई बार कर चुके हैं सतत पोषणीयता कि जरूर जो हमारे पास संसाधन है पर्यावरण में जितने भी, उन संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी जो है उन संसाधनों का प्रयोग करने को मिल सके। ऐसा ना हो कि आज तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अंधाधुंध उन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में लोगों को वो वस्तुएं न मिल सकें। अब क्या क्या है? एक तो पर्यावरणीय संसाधन होता है, वित्तीय संसाधन है और मानव संसाधन है। इनका हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए। सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? लोगों को सशक्त कैसे किया जाता है? सशक्तिकरण क्या होता है? लोगों में यह चुनने की ताकत पैदा करना, उन्हें इस रूप से मजबूत बनाना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह किसके द्वारा हो सकता है? स्वतंत्रता के द्वारा हो सकता है, अच्छे शासन के द्वारा, और शासन द्वारा, सरकार द्वारा जो लोक कल्याण के लिए नीतियां चलाई जाती हैं उसके द्वारा, क्षमता और उत्पादकता के द्वारा जो है सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? विकास और वृद्धि जो है दोनों ही समय के अनुसार अपने परिवर्तन को दर्शाते हैं। वृद्धि का जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक होता है और यह क्या होती है, अगर मात्रा बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो वो पॉजिटिव हो जाती है और अगर मात्रा कम हो जाती है तो वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक हो जाती है। इसके विपरीत क्या है? विकास में परिवर्तन जो है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि में परिवर्तन कैसा होता है? मात्रात्मक, और विकास में गुणात्मक होता है। विकास उस समय होता है जब हमारी वृद्धि सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन सकारात्मक वृद्धि हमेशा जो है इस बात की हमें श्योरिटी नहीं देती है, इस बात की गारंटी नहीं देती है कि विकास जो है वो सकारात्मक हो रहा है। विकास तभी माना जाता है जब गुणवत्ता में जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन आए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मानव विकास की परिभाषा दीजिए। ये हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी किया था। प्रकृति के संसाधनों का उपयोग जो है तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मनुष्य की क्षमताओं का, उसकी कुशलता का विकास नहीं किया जा सकता। आपके सामने खाने की थाली लगी हुई रखी है, वो खाना खा के आप अपना पेट कब भरोगे? जब अपने हाथों से उस निवाले टुकड़े को तोड़ोगे और अपने मुंह में डालोगे। इसी प्रकार से प्रकृति से जो हमें संसाधन मिलते हैं, अगर हम उन संसाधनों का अपनी क्षमताओं के आधार पर, कुशलताओं के आधार पर उपयोग नहीं करते हैं तो वो संसाधन हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं। तो क्या है, और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना। मानव विकास की अवधारणा जो है आधुनिक संदर्भ में विकास को नए सिरे से परिभाषित करने, यह अवधारणा न केवल मनुष्य को एक संसाधन के रूप में विकसित करने पर बल देती है बल्कि अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को भी विकसित करने पर बल देती है। अगला क्या है प्रश्न हमारा कि मानव विकास का सामान्य प्रतिरूप क्या है? मानव विकास के शिखर पर जो है सबसे पहले कौन कौन है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो हमारा नाइजीरिया है, मोज़ाम्बिक है, उनका मानव विकास दर बिल्कुल निम्न है। मानव विकास में प्रादेशिक असमानताएं भी काफ़ी पाई जाती हैं। कुछ देशों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मानव विकास की दृष्टि से जो है कुछ देशों में उत्क्रमण हुआ है तो कुछ देशों में उन्नति हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास का महत्व लिखें। तो मानव विकास का क्या महत्व है?
देश के आर्थिक विकास के लिए जो है मानव विकास का महत्व इस प्रकार है। मानवीय विकास से जो है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। मानव विकास से जो है उत्पादन की नई तकनीकी का आविष्कार होता है। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होते हैं तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का भी शोषण नहीं होता है। सभी लोग जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुशलताओं के आधार पर वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं।